बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ SIFC के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार भी कर रही है और तहरीक इंसाफ का कहना है कि ना सिर्फ वक्त ज़ाया किया गया बल्कि वसाइल ज़ाया किए गए और इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, बल्कि एक साल पहले बहुत बुलंदो बांग दावे किए गए लेकिन पाकिस्तान को कोई सरमायाकारी नहीं मिली। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चारों सूबों के वज़ीर आला और कैबिनेट के बाकी लोग मौजूद होते हैं, सब तो नहीं मखसूस, और इसके ज़रिए से जो है वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, उसको बढ़ाना है। अच्छा, एक बहुत अजीब चीज़ ये हुकूमत साबित करना चाह रही है, उसके बारे में मैं आपको वन लाइनर बताता हूँ ताकि आसानी रहे और हम सबको पता चले कि ये सरमायाकारी है या कुछ और है। देखिए, जो SIFC का काम था वो ये था कि बाहर से सरमायाकारी आए, पाकिस्तान में लोग नए से नया कारोबार करें, पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके बढ़ें, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पहले से बेहतर हो जाए और सरमायाकारी आने से पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे और पाकिस्तान में इनकम भी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगी और उससे पाकिस्तान का बहैसियत मुल्क एक फ़ायदा होगा। तो एक्चुअली SIFC ये है। लेकिन एक सादा सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, उस सवाल में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या असासों को फ़रोख्त करना सरमायाकारी होती है? सादा सवाल है। आपको एक बिल्कुल सिंपल मिसाल दे देता हूँ। एक प्लाजा है आपके पास, उसमें बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ खाली हैं और कुछ में आपके एसेट्स हैं, यानी कुछ के अंदर आप कारोबार कर रहे हैं, 10, 12, 15 दुकानें, 20 दुकानें टोटल हैं, कुछ 12 दुकानों में आप कारोबार कर रहे हैं, आपका बेहतरीन कारोबार चल रहा है और 8 दुकानें खाली पड़ी हैं। अब बाहर से एक आदमी आता है और खाली दुकानों में से एक दुकान को लेकर वहां पे एक नया कारोबार शुरू करता है, तो ये नई सरमायाकारी हुई। लेकिन अगर कोई शख्स आकर आपका चलता हुआ कारोबार या उसके असासे खरीद लेता है तो आपने अपने असासे बेचे हैं, यानी जो आपके एसेट थे, जो आपके पास मौजूद था सरमाया, आपने उसका एक हिस्सा बेच दिया है। ये सरमायाकारी नहीं है, वो तो ऑलरेडी एक काम चल रहा था, आपने उसका एक हिस्सा बेच दिया, अब वो काम आप नहीं चलाएंगे, कोई और चलाएगा। हो सकता है वो उसमें से ज़्यादा मुनाफा कमाए, हो सकता है कम मुनाफा कमाए। तो एक्चुअली सरमायाकारी उसको कहते हैं कि बाहर से कोई आए, अपना पैसा लेकर आए और लोकल कारोबार के अंदर इन्वेस्ट करे और इसके अंदर इजाफा हो। असासे बेच देना क्या सरमायाकारी होती है? ये एक बड़ा सवाल है। और असासे जब बेचे जाते हैं तो किस कीमत पे बेचे जाते हैं और क्या सही तरीके से बेचे जाते हैं या नहीं, ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। बहरहाल जो सरमायाकारी है उसमें और असासों की फरोख्त में फ़र्क को हमें समझना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब एक क्लेम कर रहे हैं, सारी हुकूमत ही बार बार कहती है, यानी अपोजिशन ये कह रही है कि SIFC एक नाकामी है और उसने कोई गोल्स अचीव नहीं किए, जबकि हुकूमत ये कह रही है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। शहबाज शरीफ ने SIFC के इजलास की सदारत की है, ये 10वां इजलास इसका हुआ है, एक साल पहले ये बनी थी। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ और उसमें उन्होंने कहा जी सरमायाकारी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में 50 साल में इतनी कम सरमायाकारी नहीं हुई जितनी कम सरमायाकारी अब हुई है। यानी पाकिस्तान जंग जैसी सूरत हाल में भी गया, सैलाब भी आए, कोरोना भी आया, हालात बहुत बदतरीन भी हुए, यहाँ मार्शल लॉज भी लगे, उसके बावजूद पाकिस्तान में कभी सरमायाकारी इतनी नीचे नहीं गई जितनी अब गई है। इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और दावे क्या कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि SIFC की कामयाबियों ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया है। ये जनाब जियो के ऊपर लिखा है, इसको डॉन इसको क्या लिख रहा है? SIFC सिर्फ फौजी अफसरान का नाम नहीं, कारकर्दगी ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने दूसरा स्टेटमेंट इस बारे में दिया। SIFC की अफादियत ने नाकदीन की ज़बानों पर ताला लगा दिया है। ARY ने इसको ऐसे लिखा है, यानी तमाम लोग जो है वो SIFC की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। और हकीकत ये है जो फरमाया शहबाज राणा साहब की रिपोर्ट ने, उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन सरमायाकारी हो रही है, 50 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं, कशकोल नहीं टूटा। बहरहाल ये शहबाज शरीफ साहब का दावा है और मेरा ये सवाल है कि क्या असासों की फ़रोख्त सरमायाकारी होती है या उसको उस तरह लिया जा सकता है? तो जो लोग टेक्निकली चीज़ों को जानते हैं वो इसके बारे में बता सकते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, आहिस्ता आहिस्ता वो एतराफ़ कर रहे हैं। ये वो राणा सनाउल्लाह साहब हैं जो कहते थे कुचल देना चाहिए, फितना है,
इसको बाकी नहीं रहना चाहिए। अब वो अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, और ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान ने मुज़ाहमत की है। गो के राना सनाउल्लाह के मुकाबले में या उनके मुताबिक इमरान खान साहब की डायरेक्शन ठीक नहीं है, वो ये कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं जी मुज़ाहमत तो बहुत की है और साबित कदम रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी उन्होंने यही कहा। राना सनाउल्लाह ने एक और बात कन्फर्म की, उन्होंने कहा कि पीटीआई को जो हालिया रिलीफ मिल रहा है ये किसी इशारे से नहीं मिल रहा, जो लोग रूपोश हैं उन्हें भी सामने आना चाहिए। इमरान खान को अनकरीब मैं जेल से बाहर आते हुए नहीं देख रहा। अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में रहते तो शायद हम 16 महीने पूरे ना कर पाते, और अगर ये सूबाई असम्बलियाँ ना तोड़ते तो शायद 9 मई भी ना होता। ये तो अजम्पशंस है ना। जो कुछ 25 मई को हुआ 2022 में, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई रास्ता रहता ही नहीं है अवाम के पास जाने के अलावा या दोबारा इलेक्शन की तरफ जाने के अलावा। जो भी आदमी मकबूलियत में होगा वो चाहेगा कि इलेक्शन हो पाकिस्तान में, और इमरान खान ने वही किया और साबित भी हुआ कि उनको पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की अवाम ने दी। लेकिन उस पर जिस तरह से कब्जा किया माफिया ने और जिस तरह फार्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी वो भी सब जानते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने एक तो एतराफ़ कर लिया, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी को जो भी इंसाफ मिल रहा है एक्चुअली वो इंसाफ ही है, अदालतें उनको इंसाफ दे रही हैं। इसके अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा रिलीफ नहीं है जो किसी के इशारे पर मिल रहा हो। यानी वो जो डील वाला एक तासुर बनाया जाता है वो उन्होंने ज़ायल कर दिया। कोई डील नहीं हो रही, अदलिया अपनी स्पेस वापस गेन कर रही है और वो इंसाफ फराम कर रही है, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उन्हें अदालतों से इंसाफ मिलने की सूरत में उनकी अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी वापस मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक और उन्होंने बात की कि इमरान खान साहब कहते हैं जी पहले हमारा मैंडेट वापस करो तो फिर उसके बाद बातचीत होगी। यानी अगर आपको मैंडेट ही वापस कर दें, ये राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरह से ये तस्लीम कर दिया कि मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी हुआ है, तो उन्होंने कहा जी अगर मैंडेट ही वापस कर दें फिर हमारे पास क्या बचेगा, हम तो फिर जेल चले जाएंगे। और साथ में इमरान खान मुतालबा करते हैं कि कैदी भी रिहा किए जाए जो बेगुनाह है। तो उन्होंने कहा अगर सब कुछ आपको दे दें तो फिर तो हम जेलों में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी हम उनसे अभी इसलिए बातचीत नहीं कर रहे कि क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब को फिर इमरान खान साहब या जो अपोजिशन है वो उस अलाइंस का हिस्सा नहीं बनाएगी। यानी PMLN चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अपोजिशन के अलाइंस का हिस्सा बने ताकि बातचीत करने में उनको आसानी रहे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब से बातचीत करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जो PMLN के या पीपल्स पार्टी के लोग हैं, फजलुर रहमान साहब डील बहुत अच्छी करते हैं पॉलिटिकल मामलात के अंदर। अब फजलुर रहमान साहब से एक मुलाकात मुबैना तौर पे हुई है मोहसिन नकवी की, और ये हुई है 23 तारीख की रात को। फजलुर रहमान साहब से यह भी हुई है हाल ही में। फजलुर रहमान साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको गालिबन अब एस्टेब्लिशमेंट दूर करना चाहती है और उनको कुछ यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। एक तो उन्हें बताया गया है कि तहरीक इंसाफ के लिए इस माहौल में तो किसी किस्म की कोई स्पेस मैसर नहीं है जो उनको दी जा सके, क्योंकि तहरीक इंसाफ जिस किस्म के मुतालबात कर रही है, जिस तरफ मुल्क को लेकर जाना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ नहीं जाने देना चाहती। दूसरा, फजलुर रहमान साहब को उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करवाने की कुछ यकीन दहानियाँ मुबैना तौर पर दिलाई गई हैं। तो फजलुर रहमान साहब का उसके बाद जो एक स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फजलुर रहमान साहब ने कहा मुल्क छोड़ दूंगा, गुलामी नहीं करूंगा, यानी गुलामी को कबूल नहीं करूंगा। बात यह है कि फजलुर रहमान साहब ज़हनी तौर पे तैयार हो गए हैं उस बात के लिए जो इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे से कही जा रही है। इमरान खान साहब को यह कहा गया था कि आप बेशक पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, 1-2 साल आप गुजार लें, ज़रा हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, फिर आपको बिल्कुल आप फ्री हैंड है, आप आके जो मर्जी करें, आपकी पार्टी के ऊपर भी सख्ती ख़त्म कर दी जाएगी। ये बहुत पहले उनको एक इमरान खान साहब को ऑफर आई थी। इमरान खान साहब ने उससे इनकार कर दिया और फिर उन्होंने जेल कबूल कर ली, सख्तियाँ कबूल कर ली, हमला कबूल कर लिया और बहुत जुल्म हुआ उनके ऊपर, उन्होंने सब कुछ कबूल किया, लेकिन मुल्क छोड़ कर नहीं भागे। फजलुर रहमान साहब ने पहले झटके में कह दिया जी मुल्क छोड़ दूंगा लेकिन गुलामी कबूल नहीं करूंगा। यानी उन्होंने ये कबूल कर लिया कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी मार खाते रहे, महंगाई बढ़ती रहे, पाकिस्तानी नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसते रहे, जुल्म और बर्बरियत और फस्तायत होती रहे। मैं मैक्सिमम ये करूंगा कि इसका हिस्सा तो नहीं बनूंगा लेकिन मुल्क छोड़ दूंगा, कुछ अर्से के लिए खामोश हो जाऊंगा या पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। तो ये फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ा कमज़ोर सियासी स्टेटमेंट दिया है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि फजलुर रहमान साहब जो प्रैक्टिकली फजलुर रहमान साहब का एक नज़रिया है या जो उनकी सियासी बुनत है या जिस तरह के वो हैं, वो स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इमरान खान इज़ अगेंस्ट द स्टेटस को, तो वो उतने कंफर्टेबल रहेंगे नहीं इमरान खान साहब के साथ। तो ये एक अननेचुरल किस्म का अलाइंस होगा।
जैसे कि यास्मीन राशिद साहबा को आप देख लेना, यानी ऐसा कोई पॉलिटिकल बंदा होता है। यास्मीन राशिद साहबा जैसे ही होश में आई हैं, उठकर बैठी हैं और अपने बेड से उठकर आकर कुर्सी पे बैठ गई और उन्होंने कहा जी मुझे जेल वापस पहुंचाया जाए, जेल मेरा घर है, मेरा जेल में दिल लगता है, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। ये एक अजीबोगरीब पॉलिटिकल पार्टी है। यानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा को, किसी को भी आप जेल में डालें, शरीफ खानदान को, जरदारी खान, जिसको आप जेल में डालें, वो पहले झटके में कहता है पहुंचाओ मुझे अस्पताल, मुझे अस्पताल में पहुंचाओ, वहां पे फैसिलिटीज दो, मुझे बेहतरीन माहौल मुहैया करो, अस्पताल के अंदर बेहतरीन सिक्योरिटी मुहैया करो, मेरे घर वालों को बुलाओ सबको तैमारदारी के लिए, वहां पे बड़ा वाला फ्रिज रखो, उसके अंदर सामान रखो, 2-3 कमरे साथ वाले भी खाली कराओ, मेरी फैमिली भी वहां रहेगी, मुझे पूरा फैमिली वाला माहौल दे दो अस्पताल के अंदर, मैंने नहीं रहना जेल के अंदर। नॉर्मली यही करते हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स यही करते हैं। लेकिन ये एक अजीब पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान साहब को प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं कि वो बड़े सीरियस इश्यूज के अंदर भी गिरफ्तार रहे हैं। इस गिरफ्तारी में अडियाला जेल में पहुंचाए गए, अटक जेल से, तो वहां की जो सूरत हाल है मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को बहुत अजीब लगेंगी वो बातें, लेकिन वक्त आने पे इमरान खान साहब खुद बताएंगे कि किस तरह से उनकी एक खिड़की को बाकायदा डैमेज किया गया और वहां से मच्छरों को, मक्खियों को अंदर दावत दी गई, किस तरीके से इमरान खान साहब जो है वो परेशान रहे, किस तरीके से वहाँ गंदगी थी, और बारिश जब हुई तब इमरान खान साहब को किस तरह की प्रॉब्लम हुई, जब जब वो बीमार हुए तो उन्हें कितना इशू होता रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। एक दिन भी इमरान खान ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे उनकी कमज़ोरी साबित हो। ये क्यों कर रहे हैं इमरान खान साहब? यानी एक अजीब पॉलिटिकल पार्टी है। यास्मीन राशिद कहती हैं, जैसे ही उठकर बैठती हैं, मुझे जेल वापस भेजो, मैंने अस्पताल में नहीं रहना। अस्पताल वाले कह रहे हैं जी 2-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा, आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, आपकी हालत बहुत कमज़ोर है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। कहती नहीं जी मुझे पहुंचाओ अस्पताल से, जेल पहुंचाओ। उधर बुशरा बीबी है, इमरान खान साहब की अहलिया, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको हाउस अरेस्ट किया हुआ, तो वो अदालत गई, जाके वहां पे केस लड़ा, केस जीतने के बाद वापस जेल गई कि जी मैंने नहीं रहना घर के अंदर, मुझे जेल के अंदर रखो अगर मुझे सजा दी है तो। ये पॉलिटिकल पार्टी, जो खवातीन आती हैं जेल से बाहर, अब महमूद रशीद साहब हो गए, एजाज चौधरी साहब हो गए, उमर चीमा साहब हो गए, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, या इससे पहले वो खदीजा शाह साहब हैं, या बाकी लोग, वो जितने लोग भी बाहर आते हैं वो मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें फिक्र ही नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये स्टेटस को के अगेंस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी है। फजल रहमान साहब की पार्टी इसके साथ अपने आप को पूरी तरह से मर्ज नहीं कर पाएगी। हाँ ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रगल में जहां पे इनको लगा कि मफाद हमारा मुश्तरका है तो ये अपने मफाद के लिए मिलकर काम कर लेंगे। IMF ने शहबाज शरीफ को बहुत मुश्किलात में डाल दिया, और किन मुश्किलात में डाल दिया है, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ फंस गए हैं। क्योंकि IMF ने कहा है कि हर चीज़ के ऊपर 18% सेल टैक्स लगा दिया जाए। अब अगर हर चीज़ के ऊपर 18% सेल टैक्स लगेगा तो अद्वियात, ख़ास तौर पे जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं, वो भी बहुत महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर टैक्स कम लगता है आम आदमी के लिए, लेकिन अगर हर चीज़ के ऊपर 18% टैक्स लगेगा, और ये पेशगी शर्त है IMF की, अगर हमारे साथ आगे चलना है तो आपको ये करना पड़ेगा, तो इसने मौजूदा हुकूमत को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। अब जो हदफ था हमारा पहले, जो हमने पैसा इकट्ठा करना था रेवेन्यू में पाकिस्तान ने, उससे 40% ज़्यादा हदफ मुकर्रर करना पड़ेगा और 40% ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब जितनी ख़राब मईशत है पाकिस्तान की, जो हालत है पाकिस्तान में कारोबार की, लोग पाकिस्तान से कारोबार छोड़कर बाहर जा रहे हैं, नौकरियां बाहर ढूंढ रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा हदफ पूरा किया जा सके? सिर्फ एक ही तरीका है कि आप आवाम को पीस कर रख दें, आवाम की कमर तोड़ दें और उनको नचोड़ लें आप, और वहां से सारा पैसा निकाल कर आप अपने खजाने में जमा करके IMF को दिखा दें। बिजली बहुत महंगी होने वाली है, गैस और महंगी होने वाली है, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें आपके सामने बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई का एक नया तूफान है जो पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और ये जो बजट होगा, इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पहले बजट पेश करके एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा किया है। अब देखें, वफाक को उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे, उन्होंने एक चैलेंज भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि जी देखें हमने अच्छा बजट दे दिया अपने लोगों को, अब आप भी अच्छा बजट दें अपने लोगों को। वफाकी हुकूमत दे नहीं सकेगी, सारा मलबा इनके ऊपर गिरेगा। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीबोगरीब खबर है, यानी ये वो मुल्क है जहां पे IMF कह रहा है जी अपने खर्चे कम करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने अमले को 3 मजीद बुनियादी तनख्वाहें एजाजिये के तौर पर देने का फैसला किया है। इससे पहले 2 तनख्वाहें उनको बोनस के तौर पर दी हैं, और अब एजाजिया के तौर पे 3 मजीद तनख्वाहें दे रहे हैं। यानी इस साल में 5 इजाफी तनख्वाहें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले को मिल रही हैं। क्यों? ताकि कोई पोल ना खोल दे।
क्यों? ताकि वो बाहर जाके बताएं ना। यानी ये एक तरह की रिश्वत नहीं है तो और क्या है कि आप 5 एजाजिया तनख्वाहें आप उनको दे रहे कि जनाब ये तनख्वाहें आप ले लें। क्या किया उन्होंने? इलेक्शन करवाया। इलेक्शन करवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको सिर्फ इलेक्शन ही तो करवाना होता है, इसके अलावा उनको करना क्या होता है? और उसके लिए उनको सरकार तनख्वाह देती है। आपने 2 तनख्वाहें उनको पहले दे दी, 3 तनख्वाहें आप उनको दोबारा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? पाकिस्तान के बाकी सरकारी मुलाजमीन का क्या कसूर है? वो जो टीचर्स वहां ड्यूटी देते रहे हैं, जो पुलिस वाले ड्यूटीज देते रहे हैं, उनको आप क्यों इजाफी तनख्वाहें नहीं दे रहे? फौजी भी सड़कों के ऊपर ड्यूटी देते रहे हैं, उनको भी फिर आप आज़ादी तनख्वाहें दे दें। मीडिया वाले जो जर्नलिस्ट हैं वो भी देते रहे हैं, आप इदारों को गए उनको भी इजाफी तनख्वाहें दे दें। ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद रहता है। डर इस बात का है कि कोई पोल ना खोल दे। ये एक तरह की रिश्वत है, आप ये समझ लें कि 5 इजाफी तनख्वाहें इस साल में जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक मुबैना तौर पर दी जा रही हैं। और इससे पहले शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में 4 इजाफी तनख्वाहें दे दी थी। ये इनकी हरकतें हैं। एक तरफ ये कहते हैं हमने मुल्क के अंदर अपने खर्चे कम करने हैं, हमने अपना पेट काट के अपना कर्जा उतारना है, दूसरी तरफ इनके इस तरह के अलल्ले तलल्ले ही खत्म नहीं हो रहे। नाज़रीन, एक आखिरी खबर ले लें, और खबर यह है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा माजी में जिन जुडिशल रूल्स का मुतालबा करते रहते थे, आज उनसे रूगर्दानी कैसी है? ये सवाल उठाया है। जजेस की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना जलती पर तेल के मुतरादिफ है और उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज होगा। यह मामला उठाया पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद बार कौंसिल्स ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। यानी जितनी भी बार कौंसिल्स हैं पाकिस्तान की, वकला की अक्सरियत वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब से इत्तफाक नहीं कर रही, और वो ये कह रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिन रूल्स की बात तब किया करते थे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे, आज क्यों उन रूल्स की खिलाफ वर्जी के ऊपर खामोश रहते हैं? और काजी साहब बाद औक़ात खुद ऐसी चीज़ों के अंदर मौजूद हैं जहां पे वो रूल्स तोड़े जा रहे हैं। इस पर पहले भी बात कर चुका हूं मैं, दोबारा भी करेंगे। बहरहाल कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि वकला की अक्सरियत उनके मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं कर रही है, उनके तर्ज अमल से इत्तफाक नहीं कर रही। कादी साहब को या तो अपना तर्ज अमल बदलना पड़ेगा या फिर वो एक तहरीक के लिए तैयार रहे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।